हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम इकोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक चल रहा है, उसके अंतर्गत हम समष्टि को पढ़ रहे हैं। समष्टि अर्थात पॉपुलेशन। हमने पहले ये देखा था कि समष्टि होती है वो क्या होती है, समष्टि की मुख्य मुख्य विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं। इसके बाद में आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम समष्टि के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो दो समष्टि होती हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ क्रियाएं करती हैं और वो क्रियाएं कैसे लाभदायक होती हैं या फिर हानिकारक होती हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं समष्टि के अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समष्टि क्या है। यह हम बता चुके हैं कि मान लो कोई एक निश्चित क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंतर्गत एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं, उन जीवों की जो जनसंख्या होती है वास्तव में, उसी को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। जैसे एक जंगल है और उस जंगल के अंतर्गत शेर रह रहा है। अब वो शेर जितने भी हैं वो एक समष्टि है। उसके अंतर्गत हिरण रह रहे हैं, वो एक समष्टि है। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत एक ही प्रजाति के जो जितने भी जीव होते हैं वो एक समष्टि कहलाती है। तो क्या कोई भी प्रकृति या कोई भी एक ऐसा आवास है जिसके अंतर्गत केवल और केवल एक समष्टि पाई जाए? कोई ऐसा आवास या ऐसी जगह बता सकते हैं जिसके अंतर्गत केवल एक ही समष्टि हो, कोई दूसरी समष्टि हो ही नहीं? कहने का मतलब हम ऐसे मान ले कि जंगल है और जंगल के अंतर्गत एक ही समष्टि है, कहने का मतलब शेर ही रहते हैं और कुछ ही नहीं रहता है। ऐसा कभी संभव हो सकता है क्या? आप सपोज करो अगर ऐसा हो तो क्या हो कि शेर जिंदा कैसे रहेगा? उसको खाने के लिए कोई दूसरे जीव तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे। उसका भोजन है किसी ना किसी दूसरे जीव से ही प्राप्त हो रहा होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो समष्टि होती हैं वो किसी न किसी रूप से दूसरी समष्टि पर आश्रित या उसके ऊपर निर्भर जरूर रहती हैं। चाहे से हम पादपों के लिए भी बात कर लें, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। लेकिन पादप भी, जैसे हम मान लें कि मृदा के अंतर्गत पोषक पदार्थों को उपलब्ध करवाने के लिए सूक्ष्म जीवों के ऊपर या अपघटकों के ऊपर निर्भर है। इसके अलावा यदि हम बात करें सूर्य के लिए, प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके ऊपर निर्भर होते हैं। तो इन निर्भरता के कारण से ही जो प्रकृति होती है उसके अंतर्गत एक समष्टि दूसरी समष्टि के साथ किसी न किसी प्रकार से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। और दो अलग अलग प्रकार की समष्टि के बीच के इसी जुड़ाव को, उनके बीच होने वाली इन्हीं क्रियाओं को हम समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे होती हैं, सबसे पहले हम इनके ऊपर बात करने वाले। देखो भाई, समष्टि है, इस समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं क्या हैं? वे संबंध होते हैं जो अलग अलग प्रजाति की जनसंख्याओं के बीच में होते हैं, जहां वे एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं किसी भी तरीके से। जब प्रकृति में अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं तो वे एक दूसरे से लाभ ले सकते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं डाल सकते हैं, ना लाभ और ना ही हानि। तो इन्हीं संबंधों को समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। कहने का मतलब दो जाति होती हैं, एक दूसरे के पास होती हैं, साथ साथ रहती हैं, साथ साथ पाई जाती हैं, तो
वो जातियां एक दूसरे को लाभ भी पहुंचा सकती हैं, एक दूसरे को हानि भी पहुंचा सकती हैं, या हो सकता है कि दोनों जातियां ना तो एक लाभ पहुंचा रही हो ना ही हानि पहुंचा रही हो, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। तो इन्हीं स्थितियों के आधार पर हमारा जो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की हमारी क्या होती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। जैसे एक पारस्परिक क्रिया होती है परभक्षण। पर का मतलब दूसरा और भक्षण का मतलब खाना, मतलब कोई जीव है दूसरे जीव को खा रहा है एक तरीके से, हालांकि इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरी होती है प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन। दो जीव हैं, वो किसी भी संसाधन के लिए एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। परजीविता अर्थात पैरासाइटिज्म, अर्थात एक जीव है वो अपने जीवन यापन करने के लिए किसी दूसरे जीव पर क्या है, आश्रित है, उसी से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है और वहीं से आवास वगैरह वो प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी जो संबंध होते हैं उसको बोलते हैं परजीविता। एक होता है सहभोजिता, जिसे हम कमेंसलिज्म कहते हैं। सह का मतलब होता है साथ साथ, और भोजिता का मतलब होता है भोजन कर रहे होते हैं या एक तरीके से भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट होता है जिसे हम सहजीविता या सहोपकारिता अर्थात म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये 5 प्रकार की मुख्य रूप से समष्टि के अंतर्गत या 2 अलग अलग समष्टि के अंतर्गत क्या होती हैं, आपसी क्रियाएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक समष्टि होती है उसमें कैसे आपसी क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं होती रहती हैं। ये जो भी पारस्परिक क्रियाएं हैं, यदि उनको एक चार्ट के रूप में एकदम सिंपल भाषा के अंतर्गत हम समझें तो देखो कौन सी क्रिया है और उसको कैसे समझ सकते हैं। देखो यहां पर माइनस का मतलब होता है किसी भी को नुकसान पहुंचाना, क्या पहुंचाना, नुकसान। प्लस का मतलब होता है कि किसी जीव को क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, तो उसे प्लस से हमें दर्शा रहे। जैसे प्रतिस्पर्धा होती है, 2 प्रजातियों के बीच में, 2 जीवों के बीच में यदि क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो पहले जीव या पहली जाति को भी हानि होती है, दूसरी जाति को भी क्या होती है, हानि। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में हमेशा दोनों को क्या होती है, हानि होती है, कुछ ना कुछ नुकसान दोनों को होता है। परभक्षण की क्रिया होती है, तो इसमें एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी। जो शिकारी होता है वो दूसरे शिकार को क्या कर देता है, खत्म कर देता है एक तरीके से, और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। तो शिकारी है उसको तो लाभ हो गया, मतलब एक जीव को तो क्या हो गया, लाभ, और दूसरे को क्या हो जाती है, हानि। फिर एक होती है प्रजीविता। परजीविता का मतलब एक जीव होता है दूसरे के ऊपर आश्रित है, भोजन भी प्राप्त करता है, आवास भी प्राप्त करता है, साथ साथ में उसको नुकसान भी पहुंचाता है। इसका मतलब एक को लाभ और एक को क्या हो गई, हानि। अब आप देख रहोगे कि इन दोनों में एक जैसी ही क्रिया है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, दोनों प्रक्रियाओं में बहुत अंतर है, इसको हम देखने वाले हैं। फिर एक होती है सहजीविता। क्या होती है, सहजीविता, या जिसे हम सहोपकारिता कहते हैं, जिसमें पहले वाले जीव को भी लाभ होता है, दूसरे वाले जीव को भी क्या होता है, लाभ। ऐसा एक तरीके से संबंध बनता है। फिर एक होता है सहभोजिता। सहभोजिता, एक जीव को तो होता है लाभ और दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। जीरो का मतलब क्या होता है, ना तो लाभ और ना ही हानि, कुछ ही नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक जीव को क्या हो जाता है, लाभ। और अमेंसिलिज्म में अर्थात एक तरीके की ये भी परजीविता होती है, जिसके अंतर्गत एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही फायदा होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो हमारा पारिस्थितिकी होता है, जो 2 अलग अलग समष्टि होती हैं, इनके अंतर्गत क्या होती हैं, आपसी क्रियाएं अर्थात पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, वो संपन्न होती हैं। अब हम एक एक पारस्परिक क्रिया को थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं, साथ साथ में उसके कुछ उदाहरण समझने वाले हैं। हालांकि इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर
मुख्य रूप से जो उदाहरण बताए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंतर्गत जो उदाहरण दे रखे हैं वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की क्या बनती है, संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, परभक्षण के बारे में करेंगे, अर्थात प्रीडेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। परभक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? परभक्षण का मतलब क्या है? पर का मतलब होता है दूसरों को और भक्षण का मतलब होता है खाना। पर का मतलब दूसरों को और भक्षण का मतलब खाना। कहने का मतलब कोई एक जीव है, यदि दूसरे जीव को खाता है, उसको मारता है और मारकर अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं परभक्षण। तो इसके अंतर्गत दो जीव हो गए, एक तो मारने वाला जिसे हम बोलते हैं शिकारी, एक मरने वाला जिसे हम बोलते हैं शिकार। तो ये दो जीवों के बीच की क्या है, पारस्परिक क्रिया। आप खुद बताओ इसके अंतर्गत क्या होगा? जो शिकारी है, जो मार रहा है, उसको तो भोजन मिलेगा, इसका मतलब उसको तो लाभ हो गया। लेकिन जो मर रहा है उसने तो अपने जीवन से हाथ धो दिया, उसको कोई लाभ हुआ क्या? नहीं, बल्कि क्या हुई है, हानि। तो इसका मतलब हो गया कि परभक्षण एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक जीव जो परभक्षी होता है या शिकारी होता है, क्या होता है, शिकारी, और दूसरा जीव होता है वो होता है शिकार, उसको पकड़कर खा जाता है, जिसमें परभक्षी को क्या प्राप्त हो रहा है, लाभ, और शिकार की क्या हो रही है, हानि। तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी पारस्परिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परभक्षण कहते हैं। देखो परभक्षण जरूरी क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि एक जीव है उसको दूसरा जीव खा गया, कितनी गलत बात है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन सपोज करो अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? पहली बात तो आप अगर ऐसा नहीं करोगे, परभक्षण की क्रिया नहीं होगी, तो आपको भोजन कैसे मिलेगा भाई? आपको भोजन कैसे मिलता है? आप सोच रहे होंगे कि हम तो किसी दूसरे को खा ही नहीं रहे, जो मांसाहारी हो तो सीधा सीधा ही खा रहे हैं, और जो शाकाहारी हैं वो भी चलो जंतु को नहीं खा रहे लेकिन पादप को तो खा रहे हैं, किसी ना किसी जीव का तो भक्षण कर रहे हैं। तो ये क्रिया तो चलती रहती है। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? तो अगर ये नहीं हो तो इससे फर्क यह पड़ेगा कि जो शिकार है उसको तो भोजन नहीं मिलेगा, दूसरा भाई सॉरी शिकारी है उसको तो भोजन नहीं मिलेगा, और जो शिकार है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो ये परभक्षण क्यों जरूरी है? किसी समष्टि अर्थात जनसंख्या के नियंत्रण के लिए परभक्षण की क्रिया जरूरी है। दोनों प्रक्रिया ये पूरी संतुलित रहनी चाहिए। देखो परभक्षी होता है वो शिकार की संख्या को क्या रखता है, नियंत्रित रखता है। अगर परभक्षी ना हो तो शिकार की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अगर एक जीव दूसरे जीव का भक्षण नहीं करे प्राकृतिक रूप से, तो जो शिकार है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और इससे संसाधनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। परभक्षण से एक प्रजाति का अत्यधिक प्रभुत्व नहीं होता है, मतलब एक ही जाति होती है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। इससे कई प्रजातियां साथ रह पाती हैं क्योंकि वो नियंत्रित रहती हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिलता है हमें 1920 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कहीं से नागफनी लाकर लगा दी। नागफनी आप जानती होंगे, कहीं से वो नागफनी लाकर लगा दी। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में इस नागफनी का कोई परभक्षी नहीं था, इसको खाने वाला नहीं था, क्योंकि दूसरी जगह से लाकर लगाई थी। तो अब ये नागफनी को कोई खाने वाला नहीं है, तो ये तो लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसने चारों तरफ अपना आतंक मचा दिया। इसकी संख्या इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ खेतों में ये दिखने लग गई नागफनी। खेतों में बंजर कर दिया एक तरीके से, फसलों की जगह ये उगे। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग तो सोचने लग गए क्या करे भाई, ये तो एक तरीके का जी का जंजाल बन गया। तो फिर बाद में
क्या किया गया कि जहां पर वो नागफनी नॉर्मली पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जहां से वो लाए थे, वहां देखा वहां तो इतनी नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कीट है, एक शलभ है जो इसको खाता है और इसको कंट्रोल में रखता है, जिससे कि इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो फिर उस शलभ को, उस कीट को लाया गया और इस ऑस्ट्रेलिया में जहां पर वो नागफनी लगाई थी वहां पर उसको छोड़ा गया। तो कुछ ही दिनों के अंतर्गत वो नागफनी है, उसकी जो संख्या है वो क्या हो गई? नियंत्रित हो गई। तो ये क्यों हो पाई? क्योंकि परभक्षण की क्रिया के कारण, और इसी कारण परभक्षण की क्रिया बहुत ही जरूरी है। तो देखो 1920 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में नागफनी बहुत ही तेजी से फैल गया। यह पौधा पूरे खेतों में फैल गया, खेती योग्य भूमि को बेकार हो गई और इसे हटाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां इस पौधे को खाने वाला कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं था। तो फिर एक कीट को लाया गया जिसका नाम है केटोब्लास्टिक केटोरम, और उसको लाया गया और उसके लार्वा होते हैं, वो नागफनी को खाते हैं और इससे कीट है नागफनी की संख्या को क्या किया? नियंत्रित किया। तो इस प्रकार से जो परभक्षी होता है वो शिकार की मात्रा को, उसकी संख्या को, उस समष्टि की जनसंख्या को एक तरीके से क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। इस कारण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत परभक्षण की जो क्रिया होती है ये बहुत ही जरूरी होती है। अगर परभक्षण नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि परभक्षण क्या है और इस परभक्षण का लाभ क्या है, ये क्यों जरूरी है। अब इसके बाद में देखो कि कुछ शिकारी होते हैं, जो शिकारी जीव हैं जिनका शिकार हो रहा है, उन्होंने अपने आप में बचने की क्या कर ली? कुछ विधियां विकसित कर ली। यहां पर शिकारी नहीं, शिकार जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन से जीव के बारे में बात कर रहे हैं? शिकार। भाई परभक्षी तो उनको खाता जाएगा, तो कुछ जीव थे, उन्होंने क्या की? कुछ क्रियाविधि विकसित की जिससे कि वो परभक्षी से क्या कर सके? बच सके। जैसे शिकार जीवों में कई प्रकार की अनुकूलन विकसित हो गए जिनसे कि वो परभक्षियों से बच सके, जिसमें से एक उदाहरण है छलावरण, या जिसे हम छद्म आवरण भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कीट होते हैं, कुछ मेंढक होते हैं, जैसे वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे आपने गिरगिट को भी देखा होगा, जैसे वातावरण में, जैसी परिस्थितियों में होते हैं उसी के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं, या उनकी आकृति होती है वो उस परिस्थितियों के अनुसार ही होती है, जिससे कि वो शिकारी से क्या हो सके? बच सके। तो अपने शरीर का रंग और आकार होता है वातावरण जैसा बना लेते हैं, और परभक्षी होता है उसको पहचान नहीं पाता है। उदाहरण जैसे पत्ते जैसे कई कीट हमें दिखते हैं, टहनी जैसा कीट भी हमें पाया जाता है। इसके अलावा एक होता है रासायनिक रक्षा। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अंतर्गत कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं वो डेवलप किए जिससे कि परभक्षी है इनको खाने से बचे, परभक्षी है इनको क्या करे? खाने से बचे। जैसे आपने आंक का नाम सुना होगा, जिसे सामान्य भाषा में आंकड़ा कह रहे हैं हम, और जब इसको कोई बकरी वगैरह या कोई भी जंतु खाता है तो इसके अंतर्गत दूध निकलता है, लेटेक्स निकलता है, और उस लेटेक्स में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या कर सकते हैं? उन जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं, बकरियां होती हैं, इनको खाने से क्या करती हैं? बचती हैं। तो उस पादप ने बचने के लिए कुछ क्या कर लिया? रासायनिक पदार्थ विकसित कर लिया। तो शरीर में जहरीले या कड़वे रसायन बनाने पर परभक्षी होते हैं, उनको खाने से क्या होते हैं? बचते हैं। जैसे हमने एक नाम देखा है केलोट्रोपिस, इस आग का ही वैज्ञानिक नाम है केलोट्रोपिस। इसके अलावा ये एक फेमस उदाहरण है मोनार्क तितली। क्या है मोनार्क तितली? एक तितली है विशेष रंग की, नारंगी और काले रंग के इसके पंख होते हैं, मिक्स होते हैं, और ये जो तितली होती है ये एक पादप होता है, उस पादप को खाती है। इसका जो लार्वा होता है उस पादप को खा लेता है,
और उस पादप को खाने के बाद में इसके अंतर्गत कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं कि जो कोई दूसरा जीव जो इसको खाता है, तितली को, पक्षी वगैरह, वो क्या करते हैं कि इसको खाने से बचते हैं, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ इसके अंतर्गत है जिसके कारण इसका स्वाद होता है एकदम खराब लगता है। तो खराब स्वाद को तो कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो यही होता है, मोनार्क तितली है, इसका लार्वा होता है, एक दूध या पौधों को खाते हैं और इन पौधों से कुछ जहरीले रसायन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, और ये रसायन तितली के शरीर में जमा हो जाते हैं और इसलिए तितली विषैली बन जाती है और पक्षी या अन्य परभक्षी होते हैं इन्हें खाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खराब स्वाद या नुकसान होता है और इसलिए वे इसे दोबारा नहीं खाते हैं। वो जान जाते हैं कि ये काम की चीज नहीं है। अरे आपके सामने कोई मिठाई रख दे तो आप मिठाई रख दे, कोई ऐसी करेला रख दे, बताओ आप उसको देखते ही पहचान जाओगे ये तो कड़वा है, इसको तो खाने से बचना चाहिए। और कोई मिठाई रख दे तो खा लोगे फटाफट। इसी प्रकार से इनके साथ हो रहा है। तो मोनार्क तितली को कैसे पहचानिए? नारंगी रंग और काले रंग के पंख होते हैं और यह तितली होती है, यह खतरनाक या विषैली होती है। आप देख भी सकते हो, हमने एक मोनार्क तितली का डायग्राम भी लेकर आए हैं जिसकी सहायता से हम पहचान लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक विशेष प्रकार की तितली जिसके नारंगी पंख, नारंगी और जो काले रंग के पंख हैं, जिसका नाम होता है मोनार्क तितली। और ये तितली होती है, ये शिकारी जीवों से बचने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों को इकट्ठा रखती है जिसके कारण से इसका स्वाद होता है वो खराब लगता है। और स्वाद खराब होता है इसके कारण जो दूसरे पक्षी वगैरह होते हैं इसको खाने से बचते हैं, क्योंकि ये जस्ट वैसा ही है जैसे आपके सामने खाने के लिए क्या रख दिया जाए, करेला रख दिया जाए। और क्योंकि करेले का स्वाद एकदम कड़वा है तो आप उसको खाने से बचोगे ही। इसी प्रकार से पक्षी होते हैं वो इसको खाने से क्या करते हैं, बचते हैं। और इसने अपने अंदर ऐसी विशेषता विकसित कर ली। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे? परभक्षण की क्रिया के ऊपर बात कर रहे थे। तो परभक्षण को हमने कंप्लीटली समझ लिया कि परभक्षण होता क्या है, किस प्रकार से होता है, और जो आपके जीव होते हैं इस क्रिया से बचने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी पारस्परिक क्रिया है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो होती है हमारी प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन, नाम से ही पता चल रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन का मतलब क्या हो गया कि दो जीव हैं, वो किसी एक संसाधन के लिए, संसाधन का मतलब हो गया खाने के लिए हो सकता है, रहने की जगह के लिए हो सकता है, प्रजनन के लिए हो सकता है, किसी भी संसाधन के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, स्पर्धा करते हैं। तो जब दो प्रजातियां होती हैं एक सीमित संसाधन जैसे भोजन, स्थान, प्रकाश के लिए संघर्ष करती हैं, दोनों प्रजातियों को क्या होता है, नुकसान होता है। और यह एक क्या होता है, दो प्रजातियों, देखो ये आपके इंटर स्पेसिफिक भी होता है, मतलब अंतरजातीय भी हो सकता है, और एक हो सकता है अंतराजातीय भी हो सकता है। मतलब एक ही जाति के जीवों के मध्य भी हो सकता है ये कंपटीशन, और दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मध्य भी कंपटीशन हो सकता है। लेकिन हमेशा जो कंपटीशन होता है ये दोनों जीवों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, हालांकि उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो स्पेशल उदाहरण है ये एनसीईआरटी के अनुसार उदाहरण है। देखो एक उदाहरण दे रखा है एनसीईआरटी में कि बेलेनस, कौन सा जीव है, बेलेनस। बेलेनस एक प्रकार का क्या होता है, बार्नेकल होता है। बेलेनस एक प्रकार का बार्नेकल अर्थात समुद्री जीव है। और चेथेमेलस, चेथेमेलस ये भी एक प्रकार का क्या है, बार्नेकल है। मतलब बार्नेकल के दो प्रकार हैं, एक तो है चेथेमेलस और एक है बेलेनस। ये दो अलग अलग प्रकार के आपके बार्नेकल हैं। दोनों समुद्र के किनारे पर, चट्टानों पर
रहते हैं और दोनों को एक ही संसाधन अर्थात रहने की जगह, भाई दोनों चट्टानों पर रहते हैं तो उस जगह के लिए कंपटीशन करते हैं की जरूरत होती है। बेलेनस ज्यादा शक्तिशाली होता है और यह चेथेमेलस को नीचे वाले हिस्से से क्या कर देता है, हटा देता है, और इस कारण से चेथेमेलस होता है केवल ऊपरी क्षेत्र में ही रह पाता है। तो ये दोनों के मध्य में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। किस चीज के लिए हो रहा है, आवास के लिए। तो जो शक्तिशाली जीव होता है वो कमजोर जीव को हटा देता है, हालांकि नुकसान दोनों को झेलना पड़ता है। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण है जिसमें क्या दे रखा है कि एक द्वीप है जिसका नाम है गैलोपेगोस द्वीप। कौन सा द्वीप है, गैलोपेगोस द्वीप। और यहां पर मनुष्यों के द्वारा कुछ बकरियां लाई गई जो वहां पर पहले नहीं थी। वहां पर पहले पाए जाते थे क्या, कछुए। कछुए पाए जाते थे जिनका नाम है एम्बिंगडन कछुए। कौन से कछुए हैं, एम्बिंगडन कछुए। अब वहां पर बकरियां लाकर छोड़ दी। बकरियां थी, उन्होंने जो वहां पर घास वगैरह था, जो पादप थे उनको खा लिया, और पादपों को खा लिया तो जो कछुए थे उनके लिए भोजन की कमी हो गई, और ये कछुए कुछ ही दिनों में क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों, ये किसके कारण से हुए, कंपटीशन के कारण से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। कंपटीशन के कारण से क्या हो गए हैं, विलुप्त। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा होती है इसके अंतर्गत जीवों को क्या होता है, नुकसान। दोनों को ही नुकसान झेलना पड़ता है। अब देखो, ये इसी कंपटीशन के आधार पर गोस्ट नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक सिद्धांत दिया है, एक नियम दिया है। और ये नियम क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। गोस्ट का अपवर्जन नियम इसे हमें कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गोस्ट का अपवर्जन नियम। क्या बोलता है ये नियम, गोस्ट का अपवर्जन नियम कहता है कि दो प्रजातियां जो एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं वे लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। मतलब दो जातियां हैं और दोनों एक संसाधन के लिए क्या कर रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं। तो दोनों बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती हैं। अंततः एक प्रजाति होती है वो दूसरी प्रजाति को क्या कर देती है, हटा देती है। कैसे भाई, दो प्रजातियां जो एक जगह पर हैं, भोजन या संसाधन का उपयोग करती हैं, तो मजबूत प्रजाति है, जो मजबूत प्रजाति वो कमजोर को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, गोस्ट का अपवर्जन नियम, कि कमजोर जाति को हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा, मजबूत जाति के द्वारा। हालांकि हर समय यह बात सही हो ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा भी नहीं है, कि कई जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को मान लिया कि भाई दोनों का नुकसान है, और दोनों ने बात कर ली कि भाई देख कोई फायदा नहीं है, लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है। हम कुछ ऐसा तरीका बीच का निकालते हैं कि तेरा भी काम चल जाए और मेरा भी काम चल जाए। और ऐसा ही तरीका निकाला जिसे कहा गया संसाधनों का विभाजन। क्या कहा गया, संसाधनों का विभाजन। इसमें क्या हुआ कि संसाधन विभाजन होता है वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, एक ही संसाधन का उपयोग कर रही हैं, वो अलग अलग तरीकों से उनका उपयोग करती हैं, या फिर अलग अलग समय पर उनका उपयोग करती हैं, अलग अलग स्थान पर करके प्रतिस्पर्धा को क्या कर देती हैं, कम कर लेती हैं। भाई कंपटीशन को कम से कम रखा जाए। कुछ प्रजातियों ने कंपटीशन को कम करने के लिए अपने अंदर क्या कर लिए, कुछ अनुकूलन विकसित कर लिए, और इस प्रक्रिया को बोला गया संसाधन विभाजन। भाई देख, लड़ाई करने में तो कोई फायदा है नहीं, हम बांट लेते हैं कि सुबह के समय में तू इसको खा लेना, शाम के समय में तो मैं खा लूंगा, एक तरीके से बांट लिया। या हम ऐसे देख लेते हैं, हिस्सा डिवाइड कर ले कि भाई पूरा पेड़ है, उसके ऊपर चिड़िया रहती हैं, तो इस हिस्से में तू रह जाना, इस हिस्से में मैं रह जाऊंगा, दोनों का काम चलता रहेगा। ऐसा ही एक उदाहरण है जिसे बोलता है मेक आर्थर। मेक आर्थर तो क्या है, वैज्ञानिक है, और उन्होंने एक वोबलर पक्षी को देखा। वोबलर मतलब चिड़िया जैसे पक्षी होते हैं, उनको देखा, जिसे हिंदी में बोलते हैं फुदकी। क्या बोल रहे हैं, फुदकी।
तो उसको देखा। और मैक आर्थर का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि एक ही पेड़ पर कुछ अलग अलग प्रकार की जो ये चिड़ियाएं हैं, इन्होंने प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया विकसित कर ली जिसे हमने संसाधनों का विभाजन कहा। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने, देखो एक डायग्राम देखो आप, इसमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आप डायग्राम में। ये डायग्राम देखो, मान लो कि जब हम बात करें कि संसाधनों का विभाजन के बारे में, हमें पता है कि मान लो कि कोई दो अलग अलग प्रजाति के जीव हैं और दोनों अलग अलग प्रजाति के जो जीव जो समान संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, उनके मध्य में कंपटीशन होना लाजमी है। लेकिन कुछ जीव इतने समझदार हैं, दोनों ने बात कर ली और बात करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कंपटीशन को कम से कम रखेंगे क्योंकि दोनों का नुकसान होता है। तो जो भी चीज है, जगह है, मान लो जगह के लिए कंपटीशन हो रहा है, भोजन के लिए कंपटीशन हो रहा है, तो इसको हम कुछ डिवाइड कर लेते हैं कि इस हिस्से में तू रह जाना, इस हिस्से में तू रह जाना। जैसे कि यहां पर ये चिड़ियाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैक आर्थर, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जो ये आप अलग अलग चिड़ियाएं देख रहे हैं, एक ये चिड़िया है, एक ये चिड़िया है, एक ये चिड़िया है, एक ये चिड़िया है, जिन्हें मैक आर्थर वोबलर कह रहे हैं। इन्होंने एक पेड़ पर रहने के लिए क्या कर लिया, संसाधनों का विभाजन कर लिया। इन्होंने बोला कि हम एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, साथ साथ रहेंगे। तू इस हिस्से पे रह जाना, 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 और साथ साथ में आराम से रहेंगे और हमारा टाइम पास होता रहेगा। नहीं तो कंपटीशन करेंगे तो तेरा भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, सब कुछ होने वाला है। तो ये उदाहरण है मैक आर्थर वोबलर का। अब इसके बाद में दो क्रियाएं जब हमने पढ़ ली हैं, इसके बाद में हम तीसरी प्रक्रिया के बारे में देखने वाले हैं। और उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम है परजीविता। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, परजीविता। पर का मतलब होता है दूसरों के ऊपर, और जीविता का मतलब होता है जीवन यापन करना। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई जीव होता है, किसी दूसरे जीव के ऊपर अपना जीवन यापन करता है, उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, आवास के रूप में जगह प्राप्त करता है, साथ साथ में उसी को नुकसान पहुंचाता है। अर्थात जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर दिए। हम बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर दिया, मतलब जहां से लाभ प्राप्त कर रहा है, लाभ तो प्राप्त कर ही कर रहा है, उसको नुकसान भी दे रहा है। तो यह संबंध कौन सा है आपका, परजीविता। तो परजीविता वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव अर्थात परजीवी दूसरे जीव अर्थात पोषक या होस्ट से भोजन या लाभ प्राप्त करता है और उसे नुकसान भी पहुंचाता है। इसमें परजीवी को तो होता है लाभ और पोषक को होता है क्या, हानि। इसकी विशेषता देखो, परजीवी होता है सदैव छोटा होता है और पोषक होता है वो होता है बड़ा। सामान्य तौर पर परजीवी में विशेष अनुकूलन विकसित होते हैं जिससे कि वो उससे क्या प्राप्त कर सके, पोषण प्राप्त कर सके। जैसे चिपकने के लिए कुछ अंग होते हैं, चूसक वगैरह पाए जाते हैं, हुक वगैरह पाए जाते हैं। तेज प्रजनन की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। इसके देखो प्रकार भी हम देख सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे बाह्य प्रजीवी। कैसे प्रजीवी होते हैं, बाह्य प्रजीवी, जो बाहर केवल ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं, किसी जीव के ऊपर, जैसे जू है वो रह रही है, किसी कुत्ते के ऊपर टिक्स चींचड़े रह रहे हैं, तो ये बाह्य प्रजीवी। एक्टोपैरासाइट जिन्हें हम कहते हैं शरीर की सतह पर ये रहते हैं, जैसे जू हो गया, जोंक हो गया, ये आपके बाह्य प्रजीवी होते हैं। एक होते हैं आंतरिक प्रजीवी जो किसी जीव के शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे कि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो मच्छर के अंदर भी रहता है, मनुष्य के अंदर भी रहता है। तो वो कैसा प्रजीवी है, अंतः प्रजीवी कहलाता है, एंडोपैरासाइट कहलाता है। तो इस प्रकार से एक पारस्परिक संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं परजीविता। देखो ये टॉपिक ऐसा है जिसके अंतर्गत आपको इन चीजों को देखना होता है।
इनके बारे में लगभग चीजें आपको पता होती हैं, लेकिन इन चीजों को हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होता है और साथ साथ में उदाहरण थोड़े से याद रखने होते हैं। तो ये परजीविता हमने देख लिया है, एक को लाभ दूसरे को हानि। देखो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आपने उदाहरण नाम सुना होगा अमरबेल का। ये अमरबेल है, ये एक ऐसा पादप है, पादप सामान्य तौर पर हरे रंग के होते हैं, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ये अमरबेल होती है, ये पीले रंग की होती है, हरे रंग की नहीं होती, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, इस कारण खुद का भोजन खुद नहीं बना सकता। ये दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित होती है, दूसरे पादपों पर पाई जाती है, उस पर फैल जाती है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करती है, साथ साथ में उसको नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये पूर्ण परजीवी पौधा है, परजीवी पौधे का उदाहरण है, ध्यान से सुन लेना, अमरबेल। इसमें हरे रंग का क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती और ये दूसरे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। तो एक तो ये अमरबेल का उदाहरण आपको याद रखना है, परजीविता में स्पेशल दे रखा है। दूसरा होता है ब्रूड परजीविता, जिसे हम अंड परजीविता भी कहते हैं। अंड परजीविता क्या है भाई? अंड परजीविता, कुछ पक्षी इतने समझदार होते हैं कि वो क्या करते हैं कि दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर अंडे दे देते हैं। वो अंडे होते हैं उस दूसरे पक्षी के अंडों जैसे ही दिखते हैं, तो उसके अंदर जाकर अंडे दे के आ गए। अब जो दूसरा पक्षी है वो यही समझ रहे हैं मेरे खुद के ही अंडे हैं, तो उनके ऊपर बैठता है, बैठकर उनको गर्मी देता है, अर्थात सेता है। गर्मी देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सेना। और सेने के बाद में उनमें से बच्चे निकलते हैं, और बच्चे निकलते हैं तो दूसरा पक्षी उन बच्चों को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो क्या समझता है, भाई अंडे तो मेरे थे और इसमें से तो निकले दूसरे ही हैं। ऐसा उदाहरण देखो तो ये वही है कि ब्रूड परजीविता वह स्थिति है जिसमें एक पक्षी अपने अंडे किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है, ताकि दूसरा पक्षी उन्हें सेकर मतलब होता है उसके ऊपर बैठकर गर्म करना, और पाल पोष कर बड़ा करता है। और फिर परजीवी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है, अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में देता है और उन अंडों को अपना समझकर वो पालता है, वो पहले वाला। तो जैसे इसमें उदाहरण है कोयल और कौवे वाला, कोयल और कौवे वाला। इसका देखो डायग्राम भी देखो, समझ में आ जाएगा आपके। देखो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं कि क्या हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये है क्या? कौवा, और ये बैठी है कोयल। अब इस कोयल ने अपना घोंसला बनाया और घोंसले में अंडे दिए। कोयल ने क्या किया? घोंसला बनाया नहीं। ये जब कौवा यहां से उड़कर गया, इसने आकर यहां पर क्या दे दिए? अंडे दे दिए। अब कौवा दोबारा जब आया तो इन अंडों को अपने ही अंडे समझ गया और इसके ऊपर बैठकर इनको सेर रहा है, इनका इंक्यूबेशन कर रहा है। कुछ दिनों के बाद में इसमें से क्या निकल गए? बच्चे निकल गए। अब बच्चे कोये के भी निकले और इस कोयल के भी निकले। अब देखो, इस कोये को तो नुकसान हो गया, क्योंकि इसने तो इन अंडों को अपना समझकर पाला पोसा, और कोयल ने फायदा उठा लिया। कैसे फायदा उठा लिया? कि इसको तो कुछ ही नहीं करना पड़ा, इसके तो बच्चे पड़ गए अपने आप ही, इसके तो बच्चे पड़ गए, फायदा हो गया। तो एक जीव को फायदा, एक को क्या हो गया? नुकसान। परजीविता का उदाहरण है। इसे हम ब्रूड पैरासाइटिज्म या अंड परजीविता कहते हैं। तो एक धोखा होता है, वो केवल जरूरी नहीं है कि इंसान ही दे रहे हैं, दूसरे जीव भी होते हैं, वो भी फायदा उठाते हैं हमेशा। और ये प्रक्रिया हर जीवों में ही होती है। आगे एक उदाहरण और समझाने वाला हूं मैं आपको। तो ये आपको देखने को मिल रहा है किसका? कोयल और कौवे का, जिसे हम अंड परजीविता कहते हैं। इसके बाद में जब हमने परजीविता पढ़ ली है, इसके बाद में हम एक नेक्स्ट प्रक्रिया के बारे में देखने वाले हैं, एक नेक्स्ट पारस्परिक क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होता है सहभोजिता,
जिसका नाम क्या होता है, सहभोजिता। सह का मतलब होता है साथ साथ, और भोजिता का मतलब भोजन कर रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को ना तो फायदा ना ही नुकसान। तो देखो, सहभोजिता है एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को ना तो लाभ होता है ना ही हानि। एक जीव फायदा उठाता है और दूसरा जीव न तो लाभ पाता है और न ही नुकसान उठाता है। और यह संबंध आमतौर पर आवास के लिए, भोजन के लिए या सुरक्षा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, आर्किड का एक पादप है, छोटा पादप है, जो कि किसी बड़े पादप के ऊपर उसकी शाखा पर उग जाता है। अब क्या होता है कि जो आर्किड का पादप है उसको लाभ हो गया। क्यों? क्योंकि ये नीचे उगता है, इतना छोटा पादप है तो इसको प्रकाश नहीं मिल पाता। ये ऐसे घने जंगलों में पाया जाता है। अब जब प्रकाश नहीं मिल पाता तो इसको तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करता? तो इसने क्या किया कि बड़े पादप है उनकी शाखाओं पर उग जाता है। इसकी जड़ें होती हैं ऐसे फैली रहती हैं, लटकी हुई रहती हैं, क्योंकि वहां पर नमी ज्यादा होती है तो वहां से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण खुद करता है। भाई नमी प्राप्त कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण करता है। तो इस आर्किड के पादप को तो फायदा हो गया, लेकिन जिसकी शाखा पर उग रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ना नुकसान ना ही लाभ। तो आर्किड और पेड़, आर्किड के पेड़ों पर आर्किड होता है पेड़ों पर उगता है और पेड़ से सिर्फ सहारा लेता है, पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है और आर्किड को हो जाता है फायदा। तो ये कैसा उदाहरण है? सहभोजिता। दूसरा एक उदाहरण है जिसमें हम बोलते हैं बारनेकल और व्हेल का। किसका है? बारनेकल और व्हेल। बारनेकल छोटे जीव हैं, समुद्री जीव हैं, अभी हमने पढ़ा था। ये व्हेल के पीठ पर चिप जाते हैं और जैसे जैसे व्हेल चलती है वैसे वैसे उसके ऊपर ये भी मजे करते रहते हैं। अब व्हेल इतनी बड़ी मछली होती है कि इतने छोटे जीव का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको फायदा हो जाता है कि आराम से जगह घूम रहे हैं और जितनी ज्यादा दूर में वो जाएगा वहां से वो पोषण भी प्राप्त करेगा, भोजन भी उसको मिल गया, आवास भी मिल गया। तो बारनेकल होता है व्हेल के शरीर पर चिपक जाते हैं और व्हेल जब समुद्र में तैरती है तो बारनेकल को लगातार पानी और भोजन मिलता रहता है। बारनेकल को तो क्या होता है? लाभ, क्योंकि उसको भोजन और परिवहन मिलता है। व्हेल को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो लाभ और ना ही नुकसान। तो यह हो गया है बारनेकल और व्हेल वाला उदाहरण है, उस सहभोजिता का क्या है? उदाहरण। इसके बाद में दो उदाहरण और देख रहे हैं, समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली। समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली। देखो, समुद्री एनीमोन ऐसे कुछ स्थावर जीव होते हैं जीवी। तो इनमें क्या होते हैं कि ऐसे कुछ आपके क्या निकले होते हैं? टेंटेकल्स निकले होते हैं, ऐसे कुछ संरचनाएं निकली होती हैं जो कोई दूसरा जीव होता है उसको चुभ जाती हैं और उस चुभने से उसमें एक तरीके से दर्द होता है। जैसे मान लो आपको मधुमक्खी काटी तो डंक चुभोती है ना, वैसे इससे में डंक जैसी संरचनाएं हैं, टेंटिकल्स। कोई दूसरा जीव इसके पास आता है तो उसको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन एक छोटी मछली होती है क्लाउन मछली, वो इसके बीच में रह जाती है आसानी से, उसको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि बहुत छोटी होती है और बीच में छुपी रहती है। तो कोई बड़ी मछली उसको आकर खाती भी नहीं है। बड़ी मछली क्यों नहीं खाती? क्योंकि ये जो आपका समुद्री एनीमोन है, इसके टेंटिकल्स हैं, उसको क्या पहुंचा सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बड़ी मछली खाती नहीं है। तो बताओ, अब इस समुद्री एनीमोन को कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं, ना तो लाभ ना ही हानि। लेकिन फायदा किसको हो गया? क्लाउन मछली को। उसको क्या मिल गई? सुरक्षा मिल गई। तो क्लाउन मछली एनीमोन के टेंटिकल्स के बीच में रहती है। एनीमोन के टेंटिकल्स जहरीले डंक होते हैं। क्लाउन मछली को लाभ होता है क्योंकि उसको क्या मिल जाती है? सुरक्षा मिल जाती है और शिकारी उससे क्या रहते हैं? दूर। एनीमोन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये एक फेमस उदाहरण है बुगला और पशु। बगुला और पशु। देखो, इसके लिए तो हम डायग्राम भी लेके हैं। ये क्या है? ये एक गाय है भाई। ये क्या है? ये एक गाय है और गाय किसी घास की जगह पर चल रही है। आपने देखा होगा कि जब गाय चरती रहती है
तो वो घास उखड़ती है तो वहां से कुछ कीट वगैरह निकल जाते हैं, कुछ कीड़े निकल जाते हैं। तो उन गाय के या भैंस के पीछे पीछे क्या चलते रहते हैं, बगुले चलते रहते हैं, और वो बगुले क्या करते हैं, उन कीटों को खा लेते हैं। अब देखो, इससे गाय को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, गाय तो घास चर रही है आराम से, लेकिन किसको फायदा हो गया, बगुले को फायदा हो गया। तो ये एक प्रकार का कैसा उदाहरण है, सहभोजिता का उदाहरण है। ऐसा ही आप देखते होंगे कि खेतों में जब हल चलाते हैं तो हल चलाने पर पीछे पीछे बगुले होते हैं, वो चलते रहते हैं, क्योंकि हल चलाने से जो मिट्टी होती है वो उथल पुथल होती है, तो उसमें से कुछ कीड़े निकलते हैं, कुछ कीट निकलते हैं, तो बगुले उनको खा लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर किसके लिए हो रहा है, पशुओं के लिए भी हो रहा है। तो यह हमारा हो गया सहभोजिता। और अंत में जिस पारस्परिक क्रिया के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है जिसे हम बोलते हैं सहजीविता या सहोपकारिता। म्यूचुअलिज्म इसे कहा जाता है। देखो, यह एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसके अंतर्गत जो दोनों जीव होते हैं, जिन दोनों जीवों के बीच में यह क्रिया हो रही है, उन दोनों को ही लाभ मिलता है, पहले जीव को भी लाभ, दूसरे जीव को भी लाभ। तो यह सबसे बढ़िया पारस्परिक क्रिया है एक तरीके से मान लो। तो सहजीविता वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। जब दो अलग अलग जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को फायदा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सहजीविता या सहोपकारिता कहते हैं। एक दूसरे पर निर्भरता हो सकती है। अब देखो, कई बार क्या होता है, इन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का साथ रहना जरूरी है, वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो साथ रहना इनके लिए अनिवार्य भी हो सकता है और कई बार वैकल्पिक भी हो सकता है। कहने का मतलब साथ रहें तो भी चल सकता है, नहीं रहे तो भी चल सकता है। साथ रहेंगे तो दोनों को फायदा है और ना रहेंगे तो फिर हालांकि वैसे एक दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। तो कई बार क्या होता है, ये अनिवार्य होता है कि होना ही होना पड़ेगा, काम ही नहीं चलेगा, मर जाएंगे। कई बार है कि काम चल सकता है। इसके उदाहरण में सबसे फेमस उदाहरण है लाइकेन। और लाइकेन होता है जिसके अंतर्गत आपके कवक और शैवाल होते हैं, ये आपस में सहजीवी संबंध के रूप में पाए जाते हैं। और इन दोनों के बीच का संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि इनको आसानी से पहचाना ही नहीं जा सकता है कि इनके अंतर्गत दो जीव हैं। इनके अंतर्गत आपके शैवाल और कवक को आप अलग अलग नहीं पहचान सकते, ऐसा संबंध होता है। और दोनों फायदा ही फायदा होता है। क्या फायदा होता है, कवक होता है वो सुरक्षा देता है और पानी देता है, और जो शैवाल होता है वो क्या करता है, भोजन बनाता है। तो दोनों के लिए भोजन कौन बना लेता है, आपका शैवाल, और कवक होता है उसको सुरक्षा और पानी देता है। एक तरीके से पति पत्नी वाला संबंध है उनके बीच में, साथ रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में देखो, सहजीविता में और भी उदाहरण है, जिसमें एक उदाहरण है वो है आपका कौन सा, माइकोराइजा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कवकमूल। क्या बोलते हैं, कवकमूल। कवकमूल में क्या होता है कि जो फंगस अर्थात कवक होता है और जो पौधे होते हैं जिसमें मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म समूह के पादप होते हैं, उनके मध्य में क्या पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो फंगस होता है वो इसकी जड़ों में रहता है, जो बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ों में। तो उसको क्या करता है कि लवण वगैरह को क्या करवा देता है, अवशोषण करवा देता है और पादप को दे देता है। बदले में थोड़ा सा क्या ले लेता है, उससे खाना ले लेता है। तो फंगस होता है खनिज उपलब्ध करवा देता है, और पौधा होता है उसको थोड़ा सा क्या दे देता है, भोजन दे देता है। तो दोनों को फायदा हो गया। तो ये कौन सा उदाहरण है, माइकोराइजा। और एक उदाहरण है हमारे पास अंजीर और बर का। ये एक फेमस उदाहरण है। इसमें क्या होता है, बर का मतलब एक मक्खी जैसे जीव होता है, भोरा भोरा जैसा मान लो। और अंजीर और भोरे के बीच में एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। इसमें बर होता है, ये अंजीर के पुष्प पर बैठता है और बैठकर
उसका क्या करवाता है, परागण करवा देता है। क्या करवा देता है, परागण। तो अंजीर का परागण हो गया। अंजीर उसको बदले में क्या देता है, परागण खाने के लिए देता है, साथ साथ में जगह देता है जिसके अंतर्गत वो बर क्या दे देता है, अंडे दे देता है। और जो अंडों से लार्वा निकलेगा उसको खाने के लिए भी देता है। तो एक तरीके से क्या होता है, देखो, जो भी आप अंजीर देखते हैं उस अंजीर के अंतर्गत आप क्या मानते हैं, वो शाकाहारी है। अंजीर होता है, ये कैसे तैयार होता है, तो अंजीर तैयार होता है उस दौरान इसमें एक जीव होता है जिसे हम बर या भूरा कहते हैं, ये इसका परागण करवाता है। साथ साथ में ये अंजीर के पुष्प में अंडे दे देता है। जब अंडे दे देता है तो इसके बाद में अंजीर का जब फल बनता है उस दौरान वो अंडे होते हैं, उन अंडों के निकले हुए लार्वा होते हैं, इस फल में ही पाए जाते हैं और फल से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसी कारण माना जाता है कि अंजीर के फल के अंतर्गत इस बर के लार्वा उपस्थित हो सकते हैं। तो कई बार कई लोग इसे क्या बोलते हैं कि ये नॉनवेज फल होता है। तो देखो, दोनों जीव होते हैं एक दूसरे की पूरी तरह से निर्भर होते हैं, अंजीर और बर। बर होता है वो अंजीर के फूलों पर जाकर परागण करवाता है, और अंजीर होता है बर को अंडे देने की जगह देता है, भोजन देता है और क्या देता है, सुरक्षा देता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक क्या है, अंजीर का फल, जिसके अंदर क्या होता है कि जो बर होता है जब इसका फूल होता है उसी समय में ये इसमें क्या देता है, अंडे दे देता है। और अंडे से लार्वा भी इसके अंदर ही निकलते हैं। लार्वा इससे क्या प्राप्त करते रहते हैं, पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो कुछ लार्वा इस अंजीर के फल के अंदर ही रह जाते हैं, और इसी कारण बोला जाता है कि अंजीर का फल होता है, अंजीर का जो फ्रूट है वो नॉनवेज होता है, और कई लोग इसको खाने से बचते हैं, ये इसी कारण होता है। और एक प्रक्रिया जो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, नॉर्मली हम क्या समझते हैं भाई, नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि आदमी होता है यही किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिन्होंने इतनी अपने अंतर्गत विशेषताएं विकसित की हैं कि वो दूसरों से अपना काम निकलवा लेते हैं और उसके बदले में उसको कुछ नहीं देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप एक आर्किड का पुष्प देख रहे हैं, और यह आर्किड का पुष्प विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जो एक पंखुड़ी होती है वो मादा मधुमक्खी जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? मादा मधुमक्खी। और इससे एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जो फोरेमेन होता है। वो इस नर कीट को क्या करता है? आकर्षित करता है। अब नर कीट क्या समझता है कि ये क्या है? मादा मधुमक्खी। तो ये इसके ऊपर आकर बैठ जाता है और ये समझता है कि ये मादा मधुमक्खी है, तो इसके साथ क्या करने लग जाता है? संभोग की क्रिया करने लगे जाता है। लेकिन ये वास्तविक संभोग नहीं है, ये एक तरीके से धोखा दे दिया इस पुष्प ने इसे, नर कीट को। और क्या हो गया कि इस प्रक्रिया के दौरान इस पुष्प के परागकण है इसके ऊपर चिपक गए, और जब जैसा ही ये दूसरे पुष्प के साथ जाकर ऐसा करेगा तो इसके परागकण दूसरे पुष्प पर चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि इस पुष्प को तो फायदा हो गया क्योंकि परागण की क्रिया होगी, लेकिन इस बेचारे नर को, इस नर मक्खी को कुछ नहीं मिला। इसने सोचा कि यह मादा मधुमक्खी है, लेकिन इसके साथ क्या हो गया है? धोखा हो गया है। तो ऐसे धोखा पादप भी दे देते हैं भाई, जिसे हम लैंगिक कपट कह रहे हैं। जिसमें देखो भूमध्य सागरीय आर्किड पुष्प होता है, इसमें मादा कीट की तरह दिखता है, गंध भी देता है। इससे नर कीट होता है वो आकर्षित होता है। नर कीट भ्रमित होकर फूल पर बैठता है, झूठा संभोग करता है, और इस दौरान परागकण उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब वह दूसरे पुष्प पर बैठता है तो परागण हो जाता है। इसमें पौधे को, कीट को कोई लाभ नहीं देता है, सिर्फ धोखे से क्या करवा लेता है? अपना परागण करवा लेता है।
तो इस प्रकार से इस पौधे ने, इस आर्किड के पौधे ने इस नर कीट को क्या दे दिया है, नर मक्खी को धोखा दे दिया है अभी। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी, ये हमने समष्टि के अंतर्गत होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के बारे में देखा है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने समष्टि में होने वाली परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, परजीविता, सहभोजिता और इसके अलावा आपकी सहोपकारिता या सहजीविता जिसे हम कहते हैं, इन प्रक्रियाओं के बारे में देखा है। साथ साथ में इनके उदाहरण भी हमने देखे। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक हमारी ये वीडियो है लगातार पहुंचते रहें।